Assalamu alaikum. Today our topic is GIT फार्माकोलॉजी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि GIT में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी डिजीजेज हैं, वो सब के सम हमने इस सेक्शन में डिस्कस करनी है। तो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन चार्ट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ड्रग फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज, यानी कि जब स्टोमक एसिड की सेक्रेशन ज़्यादा कर दे तो उसमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, और हम एसिड के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। दूसरा है मोटाइलिटी प्रोमोटर। आपको पता है कि जीआईटी की मोटाइलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे पास जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर नेक्स्ट सेगमेंट में जाती है। अगर जीआईटी की मोटाइलिटी ना हो तो फूड उसी सेगमेंट में ही रहे। तो इसलिए मोटाइलिटी, अगर स्टोमक की सपोज गैस्ट्रोपेरेसिस है या किसी भी फॉर्म में मोटाइलिटी डिस्टर्ब होती है, तो हम मोटाइलिटी प्रोमोटर्स उस फॉर्म में देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लेमेटोरी बाउल डिजीज, इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एंटी एमेटिक्स, और एक दो ग्रुप हमारे पास और है, एंटी डायरियल एंड ड्रग्स अगेंस्ट कॉन्स्टिपेशन। तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एसिड पेप्टिक डिजीज। एसिड पेप्टिक डिजीज का क्या मतलब है कि जब स्टोमक हमारे पास एसिड की सेक्रेशन ज्यादा कर दे, ठीक है, तो उसकी वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम हो जाते हैं। सबसे पहले अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये इफेक्ट आता है। दूसरा क्या है, गर्ड क्या है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें क्या होता है कि स्टोमक का जो एसिड है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से ये इसोफेगस में बैग चला जाता है और इसोफेगस की लाइन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास गर्ड है, इसमें हम देखते हैं कौन सी ड्रग यूज होती हैं। उसके बाद हमारे पास है गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूडेनल अल्सर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, जिसमें अल्सर तो नहीं होता स्टोमिक लाइनिंग का, लेकिन डिस्पेप्सिया यानी कि बदहजमी जिसे कह लेंगे वो हो जाती है। तीसरा स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस को मैं थोड़ा बता दूं। जब भी हमारे पास स्ट्रेस होता है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में एक्टिव हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बाद लोगों में सिंपैथेटिक भी एक्टिव होता है, लेकिन मेनली आप लोगों में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होता है हमारे पास, एसिटाइल कोलिन गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को हमारे पास ज्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीक में आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास स्टोमक में एसिड की सेक्रेशन यानी कि हाइड्रोजन की सेक्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए आपने यही याद कर लेना है कि स्ट्रेस से क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास एसिड की सेक्रेशन को ज्यादा कर देता है, ठीक है। चलिए हम इनको नेक्स्ट देखते हैं। ड्रग्स फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज, ये हमारे पास कौन कौन से ड्रग हैं जो एसिड जब हमारे पास ज्यादा हो जाए तो वहां पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटासिड यूज होते हैं। एंटासिड हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या है। दूसरा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो H+ की सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एंटीबायोटिक को यहाँ पे मैं काट दूँ, इसका कोई तुक नहीं है। तो H2 ब्लॉकर यानी कि हिस्टामीन के ब्लॉकर। हिस्टामीन क्या करती है, हिस्टामीन भी एसिड की सेक्रेशन को, H2 कह लें कि एसिड की सेक्रेशन को ज्यादा कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम हिस्टामीन के ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। तीसरा हम देते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट इसलिए देते हैं क्योंकि जो एसिड हमारे पास पहले सेक्रेट हो चुका हुआ है, उसकी वजह से जो स्टोमक का म्यूकोजा है उसको जो डैमेज हो चुका है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है। ये हमारे पास तीन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक सुक्रल फेट जेल है,
ठीक है। दूसरा हमारे पास मीजोप्रोस्टोल है और तीसरा बिस्मथ कंपाउंड है। ये भी आपने देख के घबरा नहीं जाना है, इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी मेडिकल साइंसेज में कि जो एसिड पेप्टिक डिजीज है, ठीक है, यानी कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है, वो टोटली उसकी एक ही रीजन है और वो है एच पाइलोराई हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम कवर करने के लिए जब भी हम गैस्ट्रिक अल्सर का रेजीम, ड्रग रेजीम बनाते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक्स लाजमी शामिल करते हैं। चलें इसको हम नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमने डिस्कस करने वो है एंटासिड। एंटासिड है क्या? एंटासिड ये है कि हमने जो एसिड रिलीज हुआ है ना, उसको सिंपली न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एजेंट दे देते हैं, जो क्या होंगे हमारे पास वीक बेसिस हमारे पास जो होती है ना, वो हम लोग दे देते हैं। ये वीक बेसिस क्या है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। क्या चीज? फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी इसको हम बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है, जो हम मेनली देते होते हैं इसमें, वो हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हम इसलिए पॉपुलर है हमारे पास क्योंकि ये स्टोमक में ही रहते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होते इंटेस्टाइन से। ठीक है, जब एब्जॉर्ब नहीं होते तो इसका मतलब है कि ये वहां पे पड़े पड़े, इसका पहला बेनिफिट तो हमें ये होगा कि स्टोमक में ये ज्यादा देर पड़े रहेंगे, वहां पे हमारे पास ये ज्यादा एसिड को देर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर ये एब्जॉर्ब हो गए तो ऑब्वियसली इनका टाइम कम हो जाएगा। दूसरा हमें ये फायदा हो जाएगा कि जो इनके हैजर्ड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हैं सिस्टेमिक में जाने के, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये है। दूसरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो मैंने ये रेड में लिखा हुआ है, वो ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज अ लैक्सेटिव इफेक्ट। ठीक है, लैक्सेटिव का क्या मीन है कि मतलब थोड़ा डायरियल टाइप कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका क्या है? कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा इफेक्ट है? लैक्सेटिव। और एल्यूमिनियम का क्या इफेक्ट है? कॉन्स्टिपेशन वाला। ठीक है, तो इसलिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इन दोनों की इकट्ठी कर देते हैं, तो एक दूसरे का ये जो लैक्सेटिव है और कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट है, इसको ये न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ना हमारे पास डायरिया होता है पेशेंट को, और ना ही पेशेंट को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास दो तो ये हो गए जो पॉपुलर एंटासिड हैं। उसके हमारे पास दो और हैं, वो है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, ये वीक बेस के तौर पे एक्ट करते हैं और हमारे पास न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। लेकिन इसका ये नुकसान है कि ये सिस्टेमिक इफेक्ट्स रखते हैं, यानी कि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआईटी से, और हमारे पास इसका सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 फॉर हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन आपने सुना होगा कि हिस्टामिन एलर्जी करती है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि ड्रग किसी का भी इफेक्ट तभी हो पाता है जब वो उसके रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ठीक है, हिस्टामिन जो हमारे पास एलर्जी करती है ना, वो एक्ट करती है H1 पे। ठीक है, लेकिन ये बात आपके लिए टोटली न्यू है कि हिस्टामिन का एक रिसेप्टर H2 होता है स्टोमक में। ठीक है, जब हिस्टामिन इस रिसेप्टर पे एक्ट करती है ना, तो वो एसिड की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। क्या करती है? H+ की सेक्रेशन करती है। ये हमारे पास हिस्टामिन का इफेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, हिस्टामिन का जो H2 रिसेप्टर है ना, उसका ब्लॉकर दे देते हैं। ये ब्लॉकर क्या करता है? हाइड्रोजन की रिलीज को कम करता है और हमारे पास एक्ट करता है एसिड को रिवर्स करने में। ठीक है, इसको याद, इसकी 4 ड्रग्स हमारे पास हैं। इसको याद करने का ये एक मैंने निमोनिक भी दिया है कि निजा फैमिली रैन टू सिनेमा। निजा फॉर निजेटिडीन, फैमिली फेमोटिडीन, रैन रैनिटिडीन एंड सिनेमा साइमेटिडीन। सेमेटिडीन को रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि सेमेटिडीन इस ग्रुप में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली ड्रग है। ठीक है,
और मोस्ट कॉमनली यूज आप कह लें कि एजेंट है साइमेटिडिन, इसलिए मैंने साइमेटिडिन को रेड में लिख दिया है। तो ये हमारे पास निमोनिक है, निजा फैमिली रेंटू सिनेमा। चलिए नेक्स्ट हम H2 रिसेप्टर का आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, प्लस मैंने अभी जो आपको बताया था कि व्हाट इज स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस, तो उसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग समझेंगे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ल्यूमन है स्टोमक का नीचे, ये कौन से सेल हैं, गैस्ट्रिक सेल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये H+ को, ये देखें H+ रिलीज करते हैं, ठीक है। ये H+ कैसे रिलीज होता है, एक पोटाशियम अंदर जाता है तो H+ एक सेक्रेट होता है, ठीक है। ये हमारे पास सेल है जो H+ सेक्रेट कर रहा है। अब देखें इस सेल की बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे हमारे पास रिसेप्टर है, एक तो यहाँ पे पड़ा है M3 रिसेप्टर पड़ा है, ठीक है। दूसरा पड़ा है H2 रिसेप्टर पड़ा है, और तीसरा गैस्ट्रिन का रिसेप्टर पड़ा है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो स्टोमक रिलीज करता है। ये तीनों के तीनों रिसेप्टर पे जब इनका लाइगेंड बाइंड करेगा तो ये क्या करेंगे, H+ की जो सेक्रेशन है ना उसको इंक्रीज कर देंगे ये तीनों के तीनों। एसिटाइल कोलिन यानी कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा, M3 एक्ट करेगा, तो M3 के जरिए हमारे पास H+ की सेक्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया ना कि जब भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, इसके हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एसिड की सेक्रेशन। तो ये हमारे पास स्ट्रेस में फिनोमेना है। स्ट्रेस में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो एसिटाइल कोलिन ज्यादा रिलेटेड होता है, और एसिटाइल कोलिन की वजह से हाइड्रोजन ज्यादा हमारे पास रिलीज हो रहा होता है। तीसरा हमारे पास है H2 रिसेप्टर। ये देखिए ये एक मास सेल है, मास सेल यहाँ पे आ रहा है, मास सेल क्या कर रहा है, हिस्टामिन रिलीज कर रहा है, और हिस्टामिन एक्ट कर रहा है देन स्टोमक के पेराइटल सेल पे, और यहाँ से हाइड्रोजन की सेक्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन भी हमारे पास वही सेम फंक्शन कर रहा है, गैस्ट्रिन भी हाइड्रोजन की सेक्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई बातें जो आपने याद करनी है। दूसरा जो हिस्टामिन है ना वो मास्ट सेल कैसे रिलीज करता है, देखें जो एसिटाइल कोलिन है ना यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर पड़ा है मास्ट सेल पे। एसिटाइल कोलिन का डबल इफेक्ट है, एक तो ये डायरेक्ट पेराइटल सेल पे एक्ट करके हाइड्रोजन की सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, दूसरा इसका इफेक्ट ये है कि ये मास्ट सेल पे मौजूद M3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और वहां से हिस्टामिन की सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये आपको नहीं बोलना चाहिए। और ये होता है डबल इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। देखिए हम स्ट्रेस का कितना फंक्शन है गैस्ट्रिक अल्सर का काज करने में। तो ये हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म है। अच्छा अब आपको पता लग जाना चाहिए कि जब हम ये वाला H2 रिसेप्टर के ब्लॉकर देंगे तो उनका क्या फायदा होगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये वैसे मैंने समझा दिया हुआ है, एक बार हम टेक्स्ट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सप्रेस सेक्रेटरी रिस्पॉन्सेज टू फूड स्टिमुलेशन, ठीक है। और दूसरा नॉक्टर्नल, मतलब नाइट को जो हमारे पास सेक्रेशन होती है ना उसको ये ब्लॉक करता है, ठीक है, एट नाइट, स्पेशली एट नाइट। ये बात आपको याद करनी चाहिए कि H2 जो रिसेप्टर है ना वो नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मैकेनिज्म हमने पीछे डिस्कस कर लिया डायग्राम में कैसे है, और वो कह रहा है कि पार्शियली ये HCl के इफेक्ट को भी एंटागोनाइज करेगा, सही है। तो ये हमारे पास है टोटल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके अक्सर वो यूजेस पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ये जो हमने एसिड पेप्टिक डिजीजेस पढ़ी है ना इनिशियल स्लाइड में वो ही आपको आनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर मीन स्टोमक का अल्सर, ठीक है। लेकिन ये बात याद होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना दे आर मोर पावरफुल देन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। दूसरा हमारे पास है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्टरी। तीसरा हमारे पास है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। ये भी एक डिसऑर्डर है जो स्टोमक की एसिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तीसरा हमारे पास है स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। चौथा पांचवा हमारे पास है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, यानी कि अल्सर नहीं हुआ लेकिन स्टोमक में इतना एसिड है कि वो
डिस्पेप्सिया काज कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टामीन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है इसके, ठीक है। साइड इफेक्ट्स में हमारे पास समेटिडिन के याद रखने हैं। समेटिडिन जो है ना वो इनहिबिटर है P450 एंजाइम का, ठीक है। इसका P450 एंजाइम का, P450 एंजाइम का इनहिबिटर होने का क्या मतलब है कि जो जो ड्रग P450 से मेटाबोलाइज होंगी है ना, तो ये उनके इफेक्ट्स को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये समेटिडिन का हमारे पास हैजर्ड है। दूसरा इसके पास हमारा ये है समेटिडिन, लेकिन अदर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं, बल्कि ओनली समेटिडिन ये करता है कि जो एंड्रोजन का इफेक्ट है ना उसको डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज इन एंड्रोजन इफेक्ट्स। एंड्रोजन आपको पता है कि मेल बॉडी में मेल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। एंड्रोजन के इफेक्ट डिक्रीज होने की वजह से मेल में क्या क्या हैजर्ड है, गायनिकोमेस्टिया एंड डिक्रीज इन लिबिडो। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये प्रोटॉन पंप को हमने डिस्कस कर लिया अभी कि क्या होते हैं प्रोटॉन पंप। तो इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इन सारे ड्रग से नाम आने चाहिए, वाइवाज में बहुत सुनते हैं, रिटर्न में बहुत आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आसान भी ये बहुत है। ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल, ये टोटली रटा ही है। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बात इम्पोर्टेंट क्या है कि दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्या? दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ प्रोटॉन पंप, ठीक है। जो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन एंटीपोटर है ना, जो पोटेशियम को सेल के अंदर और हाइड्रोजन को ल्यूमन में सेक्रेट करवाता है, उसको ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है उस पंप के, ठीक है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि मतलब पक्का पक्का इन्होंने इनहिबिट कर दिया। अब जब तक न्यू प्रोटॉन पंप नहीं ना बनते तब तक इनका इफेक्ट रिवर्स नहीं करता। बॉडी इनका इफेक्ट तभी रिवर्स कर पाएगी जब बॉडी न्यू हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन एंटीपोटर बनाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इनके यूजेस इनके ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने पीछे वहां पे डिस्कस किए हैं। ये क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, गर्ड है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया भी पीछे डिस्कस कर लिया, एंड स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। अब देखें डेडिकेशन रेजिमन फॉर H पाइलोराई। H पाइलोराई का अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। H पाइलोराई इज अ मेन कॉजेटिंग एजेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में इतना रोल एसिड का भी नहीं है, ठीक है, करवाता तो एसिड ही है, लेकिन उसमें मेन रोल H पाइलोराई का है, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट ने हमारे पास रिसर्च की थी। उन्होंने ये किया था कि उनको कोई मसला नहीं था, उनका एसिड बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने ये क्या किया था कि खुद ही H पाइलोराई का प्योर मिक्सचर उन्होंने स्टोमक में इंजेस्ट किया था, तो उनको अल्सर हो गया था। तो इस बात पे उनको लेटर ऑन आई थिंक गोल्ड मेडल भी मिला था। फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको आपने याद करना है। इसका निमोनिक है भिंडी, ठीक है। बी फॉर B12 डेफिशिएंसी, रेड में है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरगैस्ट्रिनीमिया, H से। हाइपरगैस्ट्रिनीमिया का क्या मतलब है कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर गैस्ट्रिन की कंसंट्रेशन ये इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेडेक, आई से क्या बनता है, इनहिबिट P450, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट वाले थे H2 ब्लॉकर वो भी इनहिबिट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नाजिया, डायरिया, तो इन्फेक्शन। व्हाई देयर आर इन्फेक्शन विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनका क्या लिंक है। देखिए जो हमारे पास स्टोमक का एसिडिटी है ना, स्टोमक की एसिडिटी is one of the most important defense mechanism against many of the respiratory and GIT infection। जब उसकी एसिडिटी कम होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी एंड जीआईटी इन्फेक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आपको मैं बताता चलो
कि जो पीपीआई है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दे इनहिबिट P450, दे इनहिबिट P450। अच्छा देखें, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन हमारे पास मेटाबोलाइज हो रहा है P450 से, ठीक है। जब ये P450 को इनहिबिट कर देंगे तो इसका मतलब एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज होना बंद हो गया है, तो एस्ट्रोजन की ब्लड में लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि जो हमारे पास है ना एस्ट्रोजन, उसकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल का भी प्रोलैक्टिन का भी लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन के साथ साथ। तो ये होता है हमारे पास मेल्स में, इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि देयर इज गायनिकोमेस्टिया and erectile dysfunction in males, and females there is galactoria and menstrual disturbances, ठीक है। तो these are effect due to increase in level of estrogen and prolactins। तो प्रोटॉन पंप के बारे में हमारा सेक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये हमने पढ़े थे 3 है, उनमें से नंबर 1 हमारे पास है सेक्रेलफेड, ठीक है। व्हाट इज सेक्रेलफेड? सेक्रेलफेड इज एन एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, स्टोमक के एसिड एनवायरनमेंट में जाके पॉलीमराइज कर जाता है, ठीक है। फिर वहां पे पॉलीमराइज करेगा तो क्या करता है, जो इसका पॉलीमर है ना, इट्स पॉलीमर बाइंड टू इंजर्ड टिश्यू एंड फॉर्म प्रोटेक्टिंग कवरिंग ओवर अल्सर बेड्स, ठीक है। तो ये सिंपल है सेक्रेलफेड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो लेकिन इसके बारे में एक अनफॉर्चुनेट कह लें कि दिन में 4 टाइम्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है मीजोप्रोस्टोल। व्हाट इज मीजोप्रोस्टोल? मीजोप्रोस्टोल एक्चुअली एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक लहदा भी सेक्शन है, उसको हमने एक लहदा से भी डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे भी आ गया तो हम मीजोप्रोस्टोल को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मीजोप्रोस्टोल? इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, ये क्या करता है, इंक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन एंड इनहिबिट्स एसिड सेक्रेशन, ठीक है। हाउ मीजोप्रोस्टोल इंक्रीजेस म्यूकोजल प्रोटेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो बाइकार्बोनेट है उसकी सेक्रेशन को ये इंक्रीज करता है। तीसरा ये है कि जो स्टोमक है उसमें जो ब्लड की वेसल्स है ना, उसको ये डायलेट करता है और ब्लड फ्लो हमारे पास इंक्रीज करता है, ठीक है। तो तीसरा ये कि देखें एसिड सेक्रेशन को भी इनहिबिट कर रहा है, तो इसलिए ये म्यूकोजल प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एनसेड के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी मैं आपको बता दूं कि एनसेड क्या करते हैं, अल्सर्स काज करते हैं स्टोमक में, अगर ये बहुत ज्यादा क्रोनिकली लिए जाएं, ठीक है। तो उनसे जो अल्सर होता है ना, उसको डिक्रीज रिस्क करने के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मीजोप्रोस्टोल की हमें मल्टीपल डेली डोजिंग लेनी पड़ती है। और अच्छा, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी। वाई दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी? क्योंकि मीजोप्रोस्टोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, मीजोप्रोस्टोल, ये क्या करता है, ये जो हमारे पास यूट्रस है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और हमारे पास फीटस जो है ना हमारे पास, इसलिए इसको यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन अबॉर्टिफिशिएंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम नॉर्मली एक प्रेग्नेंट लेडी को दे देंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम मीजोप्रोस्टोल, अगर आप कभी डॉक्टर बने तो डोंट गिव मीजोप्रोस्टोल इन केस ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइडल बिस्मथ। व्हाट इज कोलाइडल बिस्मथ? इज आवर थर्ड प्रोटेक्टिव म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन अल्सरेटेड टिश्यू, ठीक है, एंड स्टिमुलेट म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म
ठीक है। उसके अलावा इसके हमारे पास डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास एंटीरोटॉक्सिन है उसको ये सिक्वेस्टर भी कर लेता है। ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस क्या है? गैस्ट्रिक, पेप्टिक अल्सर, ट्रेवलर्स, डायरिया। ठीक है। ये हमारे पास कोलाइडल बिस्मथ है, बहुत इजी सा। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? एडवर्स इफेक्ट इसके दो हैं, ब्लैक स्टूल एंड ब्लैक टंग। ठीक है। पेशेंट लेना, इसलिए पेशेंट को अपने ड्रग देने से पहले गाइड करना है कि देयर विल बी ब्लैक स्टूल एंड ब्लैक टंग। अगर आपने गाइड ना किया तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली पेशेंट लेना उसको स्किप कर सकता है कि मेरी टंग ब्लैक हो गई है, शायद कोई मसला है दवाई में। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक्स का सेक्शन। ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास क्या होता है? पेप्टिक अल्सर ड्यू टू एच पाइलोरी इन्फेक्शन, उसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स के ना हमारे पास दो रेजिम है, एक तो ये ट्रिपल रेजिमेंट और एक है क्वाड्रपल रेजिमेंट। ट्रिपल रेजिमेंट में हम 3 ड्रग्स हमारे पास यूज करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्लेरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। ठीक है। और अमोक्सिसिलिन, इट इज आल्सो एन एंटीबायोटिक विच आर एक्टिव अगेंस्ट एच पाइलोराई। बट ये याद करें कि एमोक्सिसिलिन से बास पेशेंट में एलर्जी हो जाती है। ठीक है। अगर आपका पेशेंट एलर्जिक है एमोक्सिसिलिन से तो आप एमोक्सिसिलिन वहां पे स्किप कर देते हैं। ठीक है। आप तब देते हैं मेट्रोनिडाजोल। तो हमारे पास ट्रिपल रेजिमेंट क्या बन जाता है? पीपीआई, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल इन केस ऑफ एलर्जिक। अगर एलर्जिक नहीं है तो क्या? पीपीआई, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन। इसको आपने निमोनिक याद करना है, पीएसी, पैक। ठीक है। ट्रिपल रेजिमेंट का क्या निमोनिक है? पैक। पी से पीपीआई, ए से एमोक्सिसिलिन और सी से क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये हमारे पास आ गया, इसका निमोनिक क्या है? पैक। देन हमारे पास है क्वाड्रिपल रेजिमेंट। इसमें हमारे पास क्या है? 4 एजेंट्स हैं, पीपीआई, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन एंड बिस्मथ सबसैलिसिलेट। इसको हमारे पास निमोनिक है टोम। टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ओ फॉर ओमेप्राजोल। पीपीआई में हमारे पास एक ड्रग है ओमेप्राजोल, इसलिए हमने इसको ओ से कर लिया है। एम से क्या? मेट्रोनिडाजोल एंड बी से बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। तो ये हमारे पास अल्सर के रेजिमेंट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी एमेटिक्स। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह लें, क्योंकि मिनी कैटसन में इसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, तो मैंने ये सेक्शन बिग कैटसन से प्रिपेयर किया है। आप लोग इसको गौर से सुनिएगा, ऑब्वियसली इट विल हेल्प अ लॉट। सबसे पहले हमारे पास है 5-HT3 ब्लॉकर। व्हाट इज 5-HT3? इट इज सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट हमारे पास है डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसलिए परेशान नहीं होना, मैं यहाँ पे नेक्स्ट वन बाई वन इन सबको डिस्कस करने लगा हूँ। देन हमारे पास है हिस्टामिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंटी मस्कुरिनिक, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, कैनाबिनॉइड एंड न्यूरोक्वाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है। तो ये सब के सब है हमारे पास, इनको वन बाई वन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, बिफोर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, हमें इमेटिक्स यानी कि उल्टी आने का मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए टोटली, कि उल्टी आने का क्या मैकेनिज्म है। अच्छा, ये हमारे पास जो ब्लू में एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये है हमारे पास वोमिटिंग सेंटर। क्या है? वोमिटिंग सेंटर। अच्छा, ब्लू के पीछे छोटा सा रेड सा एरिया ना, इसको बोलते हैं कीमो ट्रिगर जोन। कीमो ट्रिगर जोन यानी कि सीटीजी भी बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है। तो ये क्या करता है, बॉडी में जो भी केमिकल है ना, जो आपको अक्सर ड्रग्स लेने से उल्टी आ जाती है, या किसी भी बंदे को किसी भी चीज से उल्टी आ जाती है कुछ खाने पीने के बाद, तो उनका क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन उस चीज को आइडेंटिफाई करता है और पैगाम भेजता है वोमिटिंग सेंटर के पास। वोमिटिंग सेंटर जन बॉडी में जीआईटी में रिवर्स पैरालिसिस के थ्रू इमेटसिस करवा देता है। ठीक है। ये टोटल मैकेनिज्म है। लेकिन इस सब को ऑब्वियसली कहीं और से भी सेंसेशन आ रही है, क्योंकि
फर्ज किया अगर आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो तब तो आप कुछ कैसा खा भी नहीं रहे कि आपका कमी ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाए, तब कोई वोमिटिंग सेंटर को भी बज़ाहिर नहीं लग रहा कि कोई चीज हमारे पास एक्टिवेट करिए, तब क्या चीज एक्टिवेशन हो रही है। तब हमारे पास याद रखें देयर इज अ वेस्टिबुलर सिस्टम इन योर ईयर्स विच हैव टू रिसेप्टर H1 यानी कि हिस्टामिन 1 और M1, ठीक है। तो इसके जरिए ये हमारे पास सेंड करता है इंफॉर्मेशन वोमिटिंग सेंटर को टू इंड्यूस अ मैसेज। इसको हम बोलते हैं मोशन सिकनेस भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। मोशन सिकनेस भी इसको बोलते हैं, जो वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजता है। इसमें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि देयर आर M1 एंड H1 रिसेप्टर इन वेस्टिबुलर सिस्टम। सो अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो हम M1 और H1 इनके ब्लॉकर्स देकर उस बंदे की मोशन सिकनेस को इनहिबिट कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो आप कोई चीज खाते हैं अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, फिर भी अगर वो एमेसिस काज करवा रही है, तो आपने इसका मैकेनिज्म परेशान नहीं होना। देयर इज अ, यहाँ पे एक रिसेप्टर पे खास फोकस करें, 5HT3 रिसेप्टर, ठीक है। देयर इज व्हाट 5HT3 रिसेप्टर। तो 5HT3 रिसेप्टर क्या करता है, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर है हमारे पास, जो GIT से वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन भेजता है टू इंड्यूस ए मैसेज, ठीक है। व्हाट इज दिस 5HT3 रिसेप्टर, इस पे आपने फोकस करना है, सेरोटोनिन रिसेप्टर, ठीक है। जब भी आप इमरजेंसी में आए, जिना हॉस्पिटल लाहौर की इमरजेंसी में हमने काफी काम किया हुआ है, वहां पे हमने यही देखा है कि जो हमारे पास एंटागोनिस्ट देते हैं ना, किसी भी बंदे को इमेसिस हो रही हो फॉरन इमरजेंसी में, उसको IV इंजेक्शन देते हैं जिसमें हमारे पास 5HT3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होता है। वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे अभी क्या क्या होता है, ठीक है। एक तो हमने वेस्टिबुलर सिस्टम वाला डिस्कस कर लिया, दूसरा हमने GIT से। वेस्टिबुलर सिस्टम में कौन से रिसेप्टर थे, M1 एंड H1। GIT में कौन से रिसेप्टर है, सेरोटोनिन रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है कि कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन है, उस पे कौन कौन से रिसेप्टर है जिनको हम ब्लॉक करके एंटीमेटिक इफेक्ट ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है डोपामिन D2 रिसेप्टर। तो हम डोपामिन रिसेप्टर के अगर एंटागोनिस्ट दें तो हम ऑब्वियसली कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को इनहिबिट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे NK1 रिसेप्टर, इसको इनहिबिट करके भी हम इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास 5HT3 यानी कि सेरोटोनिन रिसेप्टर, तो इसको इनहिबिट करके भी हम इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वोमिटिंग सेंटर में कौन कौन से हैं, दो तो वो हैं जो वेस्टिबुलर सिस्टम में है, ठीक है, M1 एंड H1, और वन वो है जो GIT वाला है, ठीक है। सॉरी, जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन वाला है, एक NHK1 और एक GIT वाला है 5HT3। तो 4 रिसेप्टर हमारे पास वोमिटिंग सेंटर में है। तो ऑब्वियसली हम इनके एंटागोनिस्ट देकर इन वोमिटिंग को इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वन बाय वन इनको देखते हैं अपने सेक्शन में। सबसे पहले सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या है हमारे पास, सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे होते हैं, GIT में, ठीक है, और दूसरा वोमिटिंग सेंटर में भी ये रिसेप्टर होते हैं, तीसरा कीमो ट्रिगर जोन में भी होते हैं, ठीक है। इनको अपने याद रखना है, ओंडेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, ठीक है। ओंडेनसेट्रॉन को ना IV फॉर्म में दिया जाता है हमारे पास, ये इंजेक्शन में इमरजेंसी में, ठीक है। तो इसको IV फॉर्म में दिया जाता है इमरजेंसी में, और इसको हम लोग इंजेक्शन ऑनसेट भी बोलते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में नर्सेज वगैरह इसी नेम से इसको रिकॉल करते हैं कि दिस इज इंजेक्शन ऑनसेट। अच्छा, ये करता क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट ब्लॉक एफरेंट फ्रॉम GIT, ठीक है। इट ब्लॉक रिसेप्टर ऑन कीमो ट्रिगर जोन, इट ब्लॉक रिसेप्टर ऑन वोमिटिंग सेंटर, ओके। तो अब आपको ये नहीं बोलना चाहिए, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और इनके मैकेनिज्म। अच्छा, यूजेस क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि कीमोथेरापी इंड्यूस वोमिटिंग, इतने सब के सब हमने पढ़े हैं ना, तो सबके सब में से कीमोथेरापी जो इंड्यूस वोमिटिंग है, आपको पता है कि जब कीमोथेरापी दी जाती है ना किसी के कैंसर वाले पेशेंट को, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वोमिटिंग इफेक्ट आता है।
तो उस वोमिटिंग इफेक्ट को इनहिबिट हमारे पास करने के लिए उस पेशेंट को लाजमी हम सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और दूसरा हमारे पास है पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वॉमिटिंग। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हैं? हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, दीज आर जनरल। नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट हैं कि इंक्रीज इन क्यूटी इंटरवल। ठीक है, इंक्रीज इन क्यूटी इंटरवल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एंटीमेटिक्स के तौर पे यूज किए कर सकते हैं। तो इनका मतलब मेन वो क्या है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही बात आप लोगों को याद रखनी है, दे इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। व्हाट आर दिस? सेकंड पे हमारे पास क्या है? सेकंड पे क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और इनका इफेक्ट क्या है हमारे पास? दे इंक्रीज एफिकेसी ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन हमारे पास आ जाता है NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि NK1 रिसेप्टर होते कहाँ हैं। ये दो जगह पे होते हैं, कीमो ट्रिगर जोन, और हमारे पास कहाँ होते हैं, आप लोग इसको चेक करने के लिए बैक डायग्राम भी जाके देख सकते हैं। NK1 और हमारे पास कहाँ होते हैं? कीमो ट्रिगर जोन पे और वोमिटिंग सेंटर पे ये रिसेप्टर हमारे पास होते हैं। इसके हमारे पास ड्रग है एप्रेपिटेंट, फोज एप्रेपिटेंट। मैकेनिज्म क्या है? सेंट्रल ब्लॉकेज इन एरिया पोस्टिमा। एरिया पोस्टिमा हमारे पास कीमो ट्रिगर जोन को ही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एंटी मस्कुलिनिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, कोलिनर्जिक क्या? M1 और सॉरी ये गलत हो गया, एंटी हिस्टामिन। कोलिनर्जिक को आप काट दें, यहाँ पे लिखें एंटी हिस्टामिन एंड एंटी मस्कुलिनिक। ठीक है, कोलिनर्जिक और मस्कुलिनिक तो एक ही चीज है ना। तो H1 और M1 रिसेप्टर ये हमारे पास कहाँ होते हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस में, मोशन सिकनेस में होते हैं। ठीक है, डाई फेनहाइड्रामीन। ठीक है, दूसरी हमारे पास ड्रग है डाई मैन हाइड्रीनेट, ये ओ की जगह पी कर दें। नेक्स्ट हमारे पास मेटली मैक्लीसिन। तो डाई मैन हाइड्रीनेट है ना, हम आप लोगों ने नाम सुना होगा टेबलेट ग्रेविनेट। ठीक है, सफर से पहले अक्सर लोग लेते हैं, घर में अक्सर पड़ी होती हैं। तो उसमें हमारे पास जो एजेंट होता है ना वो होता है डाई मैन हाइड्रीनेट। ओके, तो ये क्या करते हैं? ब्लॉक H1 एंड M1। ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉक रिसेप्टर इन एफरेंट फ्रॉम वेस्टिबुलर apparatus एंड इन वोमिटिंग सेंटर, यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि दे आर यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस। नेक्स्ट हमारे पास है D2 एंटागोनिस्ट। D2 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं हमारे पास? ये होते हैं कीमो ट्रिगर जोन में। ठीक है, सबसे पहले ये कि जो D2 है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है मेटाक्लोप्रामाइड, डायोपेरिडोल। इनके साइड इफेक्ट ये हैं कि दे इंक्रीज क्यूटी इंटरवल। ठीक है, दूसरा हमारे पास है D2 फॉर डोपामिन। ठीक है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दूसरा हमारे पास है हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। इसका चलिए मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। डोपामिन है ना जो हमारे पास D2 तो इसका रिसेप्टर है डोपामिन का। जो डोपामिन है ना इसको हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये नॉर्मली प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो जब हम डोपामिन का एंटागोनिस्ट देंगे ना तो वो डोपामिन के इफेक्ट को कम कर देगा, यानी कि प्रोलैक्टिन को इंक्रीज कर देगा ब्लड में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया ड्यू टू रिवर्सल ऑफ इफेक्ट ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स हमारे पास लास्ट ड्रग ऑफ चॉइस है व्हेन अदर्स ड्रग्स डू नॉट वर्क। अच्छा चलें जी, हमारे पास एंटीमेटिक का पोर्शन भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। क्या हो जाता है? प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटाइलिटी। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ है? गैस्ट्रोपेरेसिस में इनका यूज है। ठीक है, जब स्टोमक की पेरेसिस यानी कि मोशन लेस हो जाती है। दूसरा हमारे पास है पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पेन। इसका क्या मतलब है कि सर्जरी के बाद हम गैस्ट्रिक
स्टोमक को एम्प्टी करने के लिए इसको देते हैं। तीसरा हमारे पास ये है कि इन ड्रग्स का एक इफेक्ट है कि दे इंक्रीज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर, ठीक है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर हमको बंद कर देते हैं, इसलिए हम गाइड में भी दे सकते हैं गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में। तो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर अगर ऑब्वियसली क्लोज हो जाए तो स्टोमक एसिड रिफ्लक्स करके नहीं जा सकता है बैक इसोफेगस में। चलें जी, मेटाक्लोप्रामाइड है, ये हमारे पास एंटीमेटिक वाली पोर्शन की स्लाइड है जो मिसप्लेस होके आगे आ गई है, इसका मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सॉरी, ये हमारे पास है बल्कि नहीं, ये इसी के लेटेस्ट स्लाइड है। ये हमारे पास है मेटाक्लोप्रामाइड। व्हाट इज मेटाक्लोप्रामाइड? अभी हम पढ़ के आए हैं कि दे आर D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। व्हाट आर दिस? दीज आर D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अभी हमने वहां पे तो एंटीमेटिक में तो इसका इफेक्ट देखा ही देखा था, यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट है? यहाँ पे इसका ये इफेक्ट है कि विद इन द GIT देयर आर D2 रिसेप्टर। वो D2 रिसेप्टर क्या करते हैं? कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक करते हैं। कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन आपको पता है GIT की मूवमेंट करवा रहा है, और D2 रिसेप्टर उसकी ब्लॉकेज करवा रहा है, ठीक है। तो अगर हम D2 एंटागोनिस्ट दे देंगे ना, तो वो जो हमारे पास कोलिनर्जिक का ब्लॉकिंग इफेक्ट था ना D2 रिसेप्टर का, वो खत्म हो जाएगा। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग खत्म हो जाएगी D2 से, और ब्लॉकिंग D2 विल अनब्लॉक द कोलिनर्जिक स्मूथ मसल स्टिमुलेशन, और देयर विल बी व्हाट गैस्ट्रोपेरेसिस ट्रीटमेंट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड क्या है? अभी हमने एक डिस्कस भी कर लिया है। डोपामिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन। नॉर्मली ये क्या है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है। इफ देयर इज नो डोपामिन, मोर प्रोलैक्टिन विल बी देयर विल बी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास डोपामिन जो है ना, उसकी वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्पटम्स भी आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम भी आते हैं। और हमारे पास जो ये जो ड्रग है ना, ये पार्किंसनिज्म को भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसको निमोनिक याद रखने का HEP है। H for there is hyperprolactinemia, E for extrapyramidal symptom, and P for Parkinsonism। एक हमारे पास यहाँ पे एंटीबायोटिक है, इसको MCQs के लिए याद रख लें, एरिथ्रोमाइसिन। ये एक्ट करती है GIT के मोटाइलिन रिसेप्टर पर, ठीक है, और GIT की मोटेलिटी को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लेक्सेटिव। लेक्सेटिव आर यूज टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसके हमारे पास यहाँ पे 6 ग्रुप बताए हुए हैं। सबसे पहले बल्क फार्मिंग। बल्क फार्मिंग में अपने बेशक इनका एक एक याद कर लें। मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। जब ये बल्क फार्म करते हैं तो GIT की वाल सबसे पहले डायलेट होती है, डायलेट होती है तो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करती है, और देयर विल बी फीकल रिफ्लेक्स, ठीक है, और हमारे पास कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है। दूसरा हमारे पास है स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स, ठीक है। तीसरा ऑस्मोटिक हैं, जो हमारे पास वाटर को विदड्रा कर लेते हैं विद इन द GIT ल्यूमन, और हमारे पास कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। तीसरा हमारे पास स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट में हमारे पास कैस्टर ऑयल बहुत कॉमनली घरों में यूज होता है टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। चौथा हमारे पास है क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। ये देखें, इसमें दो ड्रग्स हैं, लूबिप्रोस्टोन एंड लीनाक्लोटाइड। ये अपने दोनों की दोनों याद करनी है। आगे हम इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं कैसे करती हैं। अभी के लिए इतना याद रखें कि GIT में जब ये क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करती है ना, तो क्लोराइड ल्यूमन में आ जाता है। क्लोराइड ल्यूमन में आ जाता है ना, तो उसके साथ और साल्ट्स भी आ जाते हैं और वाटर भी आ जाता है। तो इस तरह ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में यूज होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओपियाइड ना कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, और इनके एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में यूज होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन। सिंपल सा हमारे पास सेक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डायरियल एजेंट।
एंटीडायरियल एजेंट्स में सबसे पहले तो ओपियाइड एगोनिस्ट है, ठीक है। अच्छा, ओपियाइड एगोनिस्ट, ये दोनों ओपियाइड एगोनिस्ट ही हैं। डाइफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड, ये दोनों इसकी एग्जांपल हैं ओपियाइड एगोनिस्ट के। देखें अभी मैंने कहा था कि ओपियाइड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन लास्ट स्लाइड में, ऑब्वियसली एंटी डायरियल के तौर पे ओपियाइड को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये काज करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। इसमें लोप्रामाइड जो है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है, ठीक है, और ये फौरन इनहिबिट कर देती है। बहुत इफेक्टिव ड्रग है हमारे पास ये ओपियाइड एगोनिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है काओलिन, ठीक है। काओलिन क्या करता है, ये बल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फाइबर होता है इसमें हमारे पास जो डायरिया के अगेंस्ट काम कर सकता है, ठीक है। ये यूज कर सकते हैं फॉर मिल्ड टू मॉडरेट डायरिया। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन पेशेंट विद ब्लडी डायरिया। याद रखिए कभी भी पेशेंट को ब्लडी डायरिया है, आप कभी भी उसको हमारे पास ये ना दें, ओपियाइड एंटागोनिस्ट ना दें और ये एंटी डायरियल एजेंट ना दें, बल्कि उसकी कॉज को ट्रीट करें ब्लडी डायरिया को, ठीक है। वाटरी डायरिया में आप दे सकते हैं, वो भी मिल्ड टू मॉडरेट हो, सीवियर डायरिया में नहीं। तो ये हमारे पास था पोर्शन ऑफ एंटी डायरियल। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, ये क्या है, देयर रिकरेंट एपिसोड ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, देयर इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। उसमें क्या क्या हो सकता है डिस्कम्फर्ट में, पेन, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, ठीक है, और क्रैम्प्स। क्रैम्प क्या होता है, जब स्मूथ मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है जीआईटी का, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। अच्छा, इस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ हमारे पास एक और भी चीज आ जाती है, ठीक है, वो हो जाती है डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन, या तो डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन या बोथ, ठीक है। एट टाइम देयर इज डायरिया, एट टाइम देयर इज कॉन्स्टिपेशन, इट्स मीन देयर आर बोथ, ठीक है। तो ये हमारे पास है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो यहीं से आप देख लें। सबसे पहले क्रैम्प्स को हम रिड्यूस करने के लिए एंटी मस्कुलिनिक एजेंट देंगे, क्योंकि मस्कुलिनिक एगोनिस्ट की वजह से, मस्कुलिनिक एगोनिस्ट एक्टिविटी की वजह से ही ऑब्वियसली क्रैम्प हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल की हाइपर कंट्रैक्शन हो रही है। जीआईटी में आपको पता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, M3, ठीक है। या हम अगर किसी बंदे को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ डायरिया है, तो हम एंटी मस्कुलिनी के साथ साथ एंटी डायरियल एजेंट दे देंगे। और किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारे पास एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि एंटी मस्कुलिनी के साथ साथ एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट्स दे देंगे। ये हमारे पास इस ड्रग का रेजिमेंट थेरापी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट। सबसे पहले एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आर यूज्ड एज एंटी स्पोज्मोटिक टू रिलीव एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इसमें हमारे पास एंटी मस्कुलिनिक कौन कौन से आ जाते हैं, दे आर अनकॉमन, डाइसाइक्लोमिन, थायोसायामीन, ठीक है, ये हमारे पास दो एंटी मस्कुलिनिक है। तीसरा क्या है, एलोसेट्रॉन है, ठीक है, और को काटते हैं यहाँ पे, एलोसेट्रॉन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, देखें रेड में भी लिख दिया है कि इफ वुमेन विद सवेयर सवेयर डायरिया, इफ देयर इज सवेयर डायरिया, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद सवेयर डायरिया, तो हम क्या देते हैं, एलोसेट्रॉन, ठीक है। एलोसेट्रॉन क्या है, H3 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अगर देयर इज डायरिया तो हम क्या देंगे, एलोसेट्रॉन। नेक्स्ट, इफ देयर इज कॉन्स्टिपेशन, तो हम दो ड्रग्स देते हैं, लोबिप्रोस्टोन एंड लीनाक्लोटाइड, ठीक है। लोबिप्रोस्टोन क्या है, इट इज अ क्लोराइड चैनल एनालॉग, ठीक है, तो क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है ये, ऐसा। दूसरा हमारे पास लीनाक्लोटाइड है, ठीक है, ये इनडायरेक्टली एक्ट करता है। ये क्या करता है हमारे पास, ये करता है कि एक्टिवेट करता है गुआनाइलाइल साइक्लेज ऑन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये गुआनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा तो हमारे पास क्या हो गया, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सरफेस पे, और रिजल्ट इन इंक्रीज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर साइक्लिक जीएमपी, इंट्रासेलुलर इंक्रीज इन साइक्लिक जीएमपी which in turn lead to activation of type 2 chloride channels, ठीक है। तो ये इफेक्ट है लीनाक्लोटाइड का, ठीक है।
तो ये आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, एंड इट इज चेक्ड अ लॉट इन एमसीक्यूज। अभी मैं आपको इसका सिनेरियो बताता हूँ कि एमसीक्यूज में कैसे आता है। कहते हैं कि देयर इज अ डायरिया, एंटीबायोटिक भी दिए हैं, एंटी डायरियल भी दिए हैं, बट डायरिया कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि देयर विल बी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, व्हाट विल बी देयर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और आप उसकी सिंगल ड्रग है, there is only one drug of this disease and that is अमाइनो सैलिसाइलेट। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा, वैसे ड्रग बहुत ज्यादा है इसकी, लेकिन जो मेन हमारे पास यूज होती है, ठीक है, अमाइनो सैलिसाइलेट। इसको हम मीजना भी कहते हैं, क्या मैसना, ठीक है, इस नेम से भी ये हमारे पास आता है। तो ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, वो ऐसे नहीं पूछते इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, वो कहते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपका डायरिया नहीं करेक्ट हो रहा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट नहीं करेक्ट हो रही, तो क्या आप यूज कर सकते हैं उसमें अमाइनो सैलिसाइलेट 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको समझाता हूँ। Its mechanism is uncertain, but it involve inhibiting the senses of prostaglandin and inflammatory leukotrienes, ठीक है, interfering with production of inflammatory ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, तो क्या करता है ये, इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस को इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इफेक्ट है यूजिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन रेड में। 5 ASO जनरली यूज्ड एज मेज़ैलामिन, सॉरी मैंने मेसना बोल दिया था, दैट इज अनदर ड्रग। इसको हम मेज़ैलामिन के नाम से ये नोन है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है। इज रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कोलोन इज एक्सट्रीमली लो। ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू है। ये हमारे पास स्केटसन से मैंने डायग्राम ये पिक की है। ये एससीक्यू में बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है। तो इसमें ये क्या है कि ये देयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अमाइन 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। फर्स्ट इज पेंटासा, पेंटासा, देन इज एसाकोल एंड लियाल्डा, ठीक है। देन हमारे पास है सल्फा सेलाजीन, देन हमारे पास है बोल सेलाजीन, बाल सेलाजीन, देन हमारे पास है रोआसा एंड केनासा। इसका आप लोगों ने किसी तरह भी याद करना है, निमोनिक से या जैसे भी, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट एससीक्यू। ये डायग्राम पूरी की पूरी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड और मेज़ैलामिन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट डिजीज, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कुछ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। नॉर्मल नॉर्मेलिटी ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन में हम यूज कर सकते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम या पैंक्रीलाइपेज, ठीक है, जो फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ गाल स्टोन एंड ड्रग इज अर्सोडायोल, ठीक है। देन ड्रग टू ट्रीट वेरिशियल हेमरेज, उस पर हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वेजो डायलेशन को इनहिबिट करती हैं और स्वेयर हेमरेज को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पास एससीक्यूज हैं इस चैप्टर के, वही जो मैंने बता चुके हैं लास्ट टाइम के व्हाट आर ड्रग यूज फॉर GERD एसिड पेप्टिक डिजीज, ठीक है। तो 5 ग्रुप्स हैं इसमें, क्या क्या हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, एंटासिड्स हैं, और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, वो J-NEX 3 है, ठीक है, वो आपको नहीं याद कर लेना। व्हाट आर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडवर्स इफेक्ट ऑफ H2 ब्लॉकर, ठीक है। तो
वाई रेनिटिडिन इज प्रेफर्ड ओवर सिमेटिडिन, ये भी लिख लिया है मैंने, क्योंकि इट डज नॉट ब्लॉक P450, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेसिपी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ पीपीआई, ये हमने लास्ट कर लिए हैं इंपॉर्टेंट। व्हाट ड्रग्स आर यूज्ड फॉर एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर, कौन सी है पता होना चाहिए आप लोगों को। इट इज एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर के लिए हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन मीसोप्रोस्टोल, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल एंड क्वाड्रपल रेजिम अगर वो पूछें तो लाजमी आप लोगों ने लिख देने हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेराडोन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टेम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, इसमें आप लोगों ने ये सारे देख लेने हैं, ठीक है। क्लासिफाई लेक्सेटिव, तो ये हम लोगों ने पास पेपर से क्वेश्चन देख लेने हैं। तो एनुमरेट एंथ्राक्विनोन लेक्सेटिव विद देयर मैकेनिज्म, तो ये आप लोगों को कुछ नेट से देखने वाला काम है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन कभी ना कभी एक आया होता है जो हमारे पास बिग कैटरिंग से होता है। तो अब आप बिग कैटरिंग पूरी तो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इसमें से अक्सर हम लोग ने करवा दिए होते हैं, लेकिन अक्सर नहीं भी आता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन आ जाए। तो देन देयर इज यूज ऑफ ओपियाइड एगोनिस्ट फॉर डायरिया, ठीक है। तो ये हमें पता ही है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देयर एनुमरेट एंटीबायोटिक विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ये आप लोगों ने प्लान से कर लें, या जो हमारी स्लाइड्स हैं ये बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, बिग कैटरिंग से प्रिपेयर करें, यहाँ से करें। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you so much.